हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार इस त्रिशूल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। शिक्षा शास्त्र विषय के साथ आप लोगों को ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो भी पाठ्यक्रम परिवर्तित किए गए हैं, इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित बीए प्रथम सेमेस्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यानी कि बीए प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो में एक एक करके एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में पहला ही टॉपिक, ठीक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि शिक्षा शास्त्र विषय में पहला जो टॉपिक है आप लोगों का प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, वह क्या है, कैसे है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत प्राचीन जो शब्द है वह किससे संबंधित है। तो ये जो प्राचीन शब्द है ये हमारे प्राचीन काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राचीन काल से संबंधित है। प्राचीन काल मुख्यतः दो कालों के रूप में हम लोग जानते हैं। सबसे जो पहला काल है वह है वैदिक काल और जो दूसरा काल है वह है बौद्ध काल। क्या है? बौद्ध काल। अब जो भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के अंतर्गत, वैदिक काल या और बौद्ध काल के अंतर्गत, वह सभी चीज़ें हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन, किसमें? प्राचीन भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन में ही समाहित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ही हम वैदिक काल के बारे में कुछ जानेंगे। यानी कि सबसे जो प्राचीनतम काल है, सबसे प्राचीनतम जो हमारा काल है वह कौन सा काल है? तो वैदिक काल है। वैदिक काल के अंतर्गत शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये जो हमारा वैदिक काल था, इस समय पे जो शिक्षा की व्यवस्था थी या शिक्षा के जो रूप निर्धारित किए गए थे वह मुख्यतः दो निर्धारित किए गए थे। कितने प्रकार से निर्धारित किए गए थे? तो दो प्रकार से निर्धारित किए गए थे। पहला जो था वह था प्रारंभिक शिक्षा। क्या था? प्रारंभिक शिक्षा। और जो दूसरा था वह क्या था? तो उच्च शिक्षा। क्या था? उच्च शिक्षा, ठीक है। पहला जो प्रारंभिक शिक्षा था, यह जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ करता था, यह कहाँ पे प्रदान किया जाता था? तो यह परिवार के द्वारा घर के सदस्यों के माध्यम से, कथा कहानियों के द्वारा वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी एक संस्कार कराया जाता था, जिस संस्कार को हम लोग विद्या आरंभ संस्कार के रूप में जानते थे। विद्या आरंभ संस्कार के रूप में हम लोग जानते थे, ठीक है। यह जो संस्कार होता था, इसकी जो अवधि होती थी वह 5 वर्ष पे, यानी कि जिस आयु में होता था यह संस्कार, वह 5 वर्षों की आयु में यह संस्कार कराई जाती थी। इसमें क्या होता था कि जो भी छोटे बच्चे होते थे, 5 वर्ष के जो भी बालक होते थे, उन्हें नहला धुलाकर नए वस्त्र धारण कराकर जो भी परिवार के पुरोहित सदस्य होते थे उन वरिष्ठ सदस्यों, पुरोहित सदस्यों के सम्मुख बैठाया जाता था। और जो भी चावल के दाने होते थे उनको बिछाने के बाद अनामिका अंगुली से वर्णमाला के किसी भी एक अक्षर को लिखवाया जाता था। और उसके बाद से जो भी पुरोहित लोग होते थे, या हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ परिवार के सदस्य होते थे, उन सदस्यों के माध्यम से आशीर्वाद देकर उस बालक का विद्या आरंभ कर दिया जाता था। इसी संस्कार को हम विद्या आरंभ संस्कार के रूप में जानते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा का प्राप्त करने का एक संस्कार होता था, ठीक है। इसी वैदिक काल में दूसरा जो शिक्षा व्यवस्था था उसे हम उच्च शिक्षा के रूप में जानते हैं। किससे जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? तो उच्च शिक्षा के रूप में जानते हैं। और उच्च शिक्षा प्रदान करने का जो स्थान था वह क्या था? तो गुरुकुल आश्रम था। क्या था? गुरुकुल आश्रम था, ठीक है। अब गुरुकुल आश्रम में बालकों को जो शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रवेश विधि बताई गई थी। क्या बताई गई थी? प्रवेश विधि जो बताई गई थी वह प्रवेश विधि एक संस्कार के रूप में बताई गई थी। किस रूप में बताई गई थी? तो एक संस्कार के रूप में बताई गई थी। और वह जो संस्कार था
उस संस्कार को हम लोग उपनयन संस्कार के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? तो उपनयन संस्कार के रूप में जानते हैं। इस संस्कार के माध्यम से गुरुकुल आश्रम में जो भी बालक होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं उन्हें प्रवेश दिया जाता है। लेकिन जो हमारा प्राचीनतम काल था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। किस पे आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अब ये जो वर्ण व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था मुख्यतः 4 रूपों में थी। आप लोगों को पता भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 रूपों में थी। ठीक है। अब इन चारों में सिर्फ 3 ही वर्ण के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी। कितने लोगों को? कितने वर्ण के लोगों को? 3 ही वर्ण के लोगों को। कौन कौन से वर्ण के लोगों को? तो ब्राह्मण वर्ण के लोगों को, क्षत्रिय वर्ण के लोगों को और वैश्य वर्ग के, इन्हीं तीनों वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है। अब इसमें क्या था कि इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी कुछ उम्र निर्धारित किए गए थे। ठीक है। उम्र का एक हम कह सकते हैं कि क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ग के लोगों के लिए 10 वर्ष और वैश्य वर्ग के लोगों के लिए 12 वर्ष। ठीक है। इस तरह से जो भी 8 वर्ष के ब्राह्मण वर्ग के बालक होते थे, जिनकी उम्र 8 वर्ष हो जाती थी, उन्हीं का उपनयन संस्कार के माध्यम से क्या किया जाता था? गुरुकुल आश्रम में प्रवेश लिया जाता था। ठीक है। अब उपनयन संस्कार क्या होते हैं? इसमें भी क्या होता था कि जो भी 8 वर्ष के ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं या 10 वर्ष के क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं या 12 वर्ष के वैश्य वर्ग के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, इनको क्या किया जाता था? स्नान कराकर, नए वस्त्र धारण कराकर जो भी गुरु होते थे उनके समक्ष यज्ञ वेदी पर बैठाया जाता था। और जो गुरु होते थे वह प्राचीन काल के जो भी देवी देवता होते थे, जैसे हम कह सकते हैं कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, इनकी आराधना करके बालक को छात्र के रूप में स्वीकार करते थे और उसके बाद से इनकी क्या होती थी? शिक्षा आरंभ हो जाती थी। ठीक है। इस तरह से इन 2 रूपों में प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी और प्राचीन वैदिक दर्शन के माध्यम से बालक क्या करता था? शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य, अपने अंतिम लक्ष्य, यानी कि वैदिक काल से संबंधित जो भी बालक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो क्या निर्धारित किया गया था? तो आत्मानुभूति निर्धारित किया गया था। क्या निर्धारित किया गया था? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति, आत्मानुभूति को ही हम मोक्ष के रूप में जान सकते हैं। ठीक है। अतः शिक्षा के माध्यम से बालक का क्या किया जाए? बालक का क्या किया जाए? सर्वांगीण विकास करते हुए उसके अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति करने योग्य बनाया जाए। यही प्राचीन समय में शिक्षा प्रदान करने की हम कह सकते हैं कि उद्देश्य थे। और उसी अनुरूप बौद्ध काल में भी यह सिस्टम था। बौद्ध काल में भी शिक्षा को मुख्यतः इन्हीं दोनों रूपों में दिया गया। ठीक है। इसमें भी वही प्रक्रिया थी जिस तरह से वैदिक काल में था। इसमें भी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मठ या विहार में जाना होता था। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए मठ या विहार में जाना होता था और इनके लिए भी एक संस्कार कराया जाता था, जिस संस्कार को हम पवज्जा या प्रवज्जा, ठीक है, प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार के रूप में जानते थे। इसमें भी क्या होता था कि बालक को स्नान ध्यान करा के नए वस्त्र यानी कि मेखला धारण कराया जाता था और जो भी बौद्ध शरणार्थी थे, बौद्ध गुरु थे, उनके समक्ष बैठाया जाता था। उनके माध्यम से कुछ उच्चारण कराया जाता था, जिसमें मुख्यतः 3 हम कह सकते हैं कि शाश्वत तत्व हैं, जिसके तहत जैसे ये होता था कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इन तीनों वाक्यांशों का उच्चारण कराया जाता था, जिसके माध्यम से बालक को बौद्ध या मठ में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रवेश दिया जाता था। इस तरह से प्राचीन काल में यानी कि वैदिक और बौद्ध काल के माध्यम से बालकों को क्या किया जाता था? शिक्षा प्रदान किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद से इसी में हम लोगों को जानना है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत तत्व क्या क्या है। तो जैसे आपको पता है कि ये जो भी प्राचीन भारतीय
ज्ञान परंपरा है वह प्राचीन भारतीय दर्शन में ही क्या है, समाहित है। क्या है, प्राचीन भारतीय दर्शन में ही समाहित है। ठीक है, और प्राचीन भारतीय दर्शन जो है वह इसके मुख्यतः 3 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? मुख्यतः 3 पक्ष हैं। ठीक है, और वह कौन कौन से पक्ष हैं? तो सबसे पहला जो पक्ष है वह है तत्व मीमांसा। क्या है? तत्व मीमांसा। ठीक है, जो दूसरा जो शब्द है वह है ज्ञान मीमांसा। क्या है? ज्ञान मीमांसा। और तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो पक्ष है वह है आचार, या इसी को मूल्य मीमांसा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक और दर्शन के पक्ष होते हैं जिसे हम तर्क मीमांसा के रूप में जानते हैं। किनके रूप में जानते हैं? तर्क मीमांसा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तत्व का तात्पर्य एलिमेंट से है। अगर जो हम किसी भी तथ्य के बारे में जानेंगे, किसी भी वस्तु के बारे में जानेंगे, तो उस वस्तु की उत्पत्ति, उस वस्तु का निर्माण किन किन तथ्यों के माध्यम से हुआ, किन किन तथ्यों के मिश्रण से हुआ है, यह होता है। मीमांसा का तात्पर्य होता है कि किसी भी तथ्य या किसी भी वस्तु के बारे में, ठीक है, विश्लेषण करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ये होता है। अतः किसी भी वस्तु के बारे में हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से व्यक्ति को आत्मानुभूति की प्राप्ति से संबंधित, या ईश्वर की प्राप्ति से संबंधित, या आत्मा को परमात्मा में विलीन होने से संबंधित ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है, आत्मा किसका अंश है। उसी तरह से ये जो मानव प्राणी है, मानव प्राणी के अंतर्गत जो आत्मा रूपी शाश्वत तत्व निवास करती है, उस मानव प्राणी का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे आप लोग जान सकते हो कि मानव प्राणी की बात होगी तो मानव प्राणी का निर्माण क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन 5 तत्वों के मिश्रण से माना जाता है। प्रकृतिवादियों ने माना, प्रकृतिवादियों का भी यह मानना है कि मानव रूपी जो प्राकृतिक तत्व है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति इसी प्रकृति में जो 5 प्रकार के तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन्हीं के मिश्रण के माध्यम से मानव रूपी तत्व, मानव रूपी वस्तु का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि तत्व का तात्पर्य किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में किन किन तत्वों का मिश्रण हुआ है, किन किन तत्वों के माध्यम से, मिश्रण के माध्यम से एक वस्तु का निर्माण हुआ है, इस तहत तत्व मीमांसा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ज्ञान मीमांसा। आचार या मूल्य मीमांसा का तात्पर्य उस चीज़ का, उस वस्तु का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इस संसार में उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में इस मीमांसा के अंतर्गत जाना जाता है। एक होता है तर्क मीमांसा, यानी कि क्या वह चीज़ें सत्य हैं, क्या उसके बिना हमारा जीवन सफल नहीं होगा, क्या यह सांसारिक जो भी विचारधारा है यही सत्य हैं, इन्हीं के माध्यम से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, इत्यादि प्रकार की तथ्यों का ज्ञान हम तर्क मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यह भारतीय दर्शन के कुछ पक्ष हो गए। अब इसके बाद कुछ भारतीय दर्शन के अनुरूप शिक्षा का तात्पर्य, तो शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पे सा विद्या या विमुक्तये से है, विमुक्तये से है, सा विद्या या विमुक्ति। ये किसका कथन है? तो शंकराचार्य महोदय जी का है। ठीक है, आचार्य शंकराचार्य जी का। इन्होंने कहा सा विद्या या विमुक्ति का तात्पर्य विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति दिला सके, यानी कि विद्या का तात्पर्य ज्ञान से, यानी कि वह ज्ञान, वह विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें क्या करे, मुक्ति दिला सके। अगले वीडियो में हम विद्या, शिक्षा, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यानी कि चैप्टर वाइज जिस तरह से आप लोगों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा शास्त्र विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप हम लोग यह क्लास करेंगे। ठीक है, तो इसमें सा विद्या या विमुक्ति का तात्पर्य विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति दिलाए। और यहाँ पे जो मुक्ति शब्द का तात्पर्य है वह किससे है? तो जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। अतः प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से जो भी लोगों को
जो भी शिक्षा प्रदान किया जाता था, जो भी प्राचीन भारतीय दर्शन थे, इन प्राचीन भारतीय दर्शनों के माध्यम से शिक्षा का तात्पर्य और कॉन्सेप्ट बताया जाता था, जिसके तहत व्यक्ति के अंदर आत्मा रूपी शाश्वत तत्व का उचित विकास हो, जिसके माध्यम से वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, अपने अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति की प्राप्ति कर ले। इस प्रकार की प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित यह टॉपिक थे। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता, वह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो भी लोग नए इस चैनल पे होंगे वह सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी नई वीडियो है वह आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी आप लोगों को समझ में आया है, नहीं समझ में आया उसके लिए भी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।